Good morning. The topic of today's lecture is cycle of erosion या अपर्दन चक्र. मैं डॉक्टर संदीप यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी. अपर्दन चक्र भूपटल पर धरातलीय विभिन्नताओं को समतलन करने का काम निरंतर जारी रहता है. सर्वप्रथम 1785 में जेम्स हटन ने भूविज्ञान के क्षेत्र में चक्र पद्धति का अवलोकन किया और कहा, ना तो आदि का कोई लक्षण है और न ही अंत का कोई भविष्य. इसी आधार पर भूगोल में चक्र पद्धति की संकल्पना का प्रचलन हुआ. सविंदर सिंह के अनुसार उस समय की तथा विभिन्न अवस्थाओं के सम्मिलित रूप को, जिससे होकर ऊंचा उठा हुआ भाग अपक्षय या अपर्दन द्वारा समतल प्राय मैदान में बदल जाए, अपर्दन चक्र कहा जाता है. डेविस में अपर्दन चक्र को भौगोलिक चक्र नाम दिया और बताया, भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत एक उठा हुआ भूखंड अपर्दन के प्रक्रम द्वारा प्रभावित होकर आकृति विहीन समतल मैदान में बदल जाता है. पेंक ने अपर्दन चक्र को परिभाषित करते हुए बताया कि अपर्दन चक्र उत्थान एवं निम्नीकरण की दर तथा दोनों के आपसी संबंधों का प्रतिफल है. सबसे पहले हम करेंगे डेविस का अपर्दन चक्र. डेविस ने 1899 में भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया. इन्होंने स्थल रूपों के विकास में चक्रीय पद्धति का अवलोकन किया और प्रतिपादित किया कि स्थल रूप, संरचना, प्रक्रम एवं समय का प्रतिफल होते हैं. इन तीन कारकों संरचना, प्रक्रम एवं समय को डेविस के त्रिकुट या त्रिकट के नाम से जाना जाता है. डेविस ने स्थल रूपों के विकास के संदर्भ में यह विशिष्ट सिद्धांत प्रतिपादित किया. उत्थान एवं अपर्दन. डेविस ने उत्थान की अवधि छोटी व अपर्दन की अवधि लंबी बताई. जब तक उत्थान चलता रहता है, अपर्दन प्रारंभ नहीं होता और जैसे ही उत्थान समाप्त हो जाता है, अपर्दन प्रारंभ हो जाता है, जो चक्र के अंत तक चलता रहता है. प्रारंभ, फिर उत्थान, उत्थान समाप्ति के बाद अपर्दन और जो अंत तक चलता है. ये डेविस के भौगोलिक चक्र का ग्राफ अगर हम देखें तो ये ग्राफ को देखें, एक ऊपरी वक्र है और एक निचला वक्र है. शुरुआती दौर के अंदर जो कि इसका बाल्य अवस्था कहलाएगी, उसके अंदर आप देखिए कि ऊंचाइयां अधिक हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी अवस्था बढ़ती जा रही है, ऊपर वाला वक्र है नीचे की तरफ में होता जा रहा है और निचला वक्र भी तेजी से नीचे की तरफ में झुकता जा रहा है. आप ग्राफ के अंदर देखेंगे तो जो शुरुआती दौर में आकृतियां बन रही है, वी आकार की घाटियों का निर्माण हो रहा है इसके अंदर और धीरे धीरे चोटियों पर भी अपर्दन स्टार्ट हो गया है. अपर्दन धीरे धीरे ऊपर से समाप्त होता चला जाता है. प्राय सब मैदान के रूप में आपकी पहाड़ियां बन जाती हैं या छोटे छोटे टीले से रह जाते हैं अवशेष के रूप में, जिनको हम मोनेडनॉक कहते हैं. डेविस ने भौगोलिक चक्र को 3 भागों में बांटा है. आधार में सागर तल को और लंब में ऊंचाई को प्रदर्शित किया है. ऊपरी वक्र ऊंचाई को प्रदर्शित करता है और निम्न वक्र घाटी तल दर्शाता है. प्रथम अवस्था में केवल उत्थान होता है, दूसरी और तीसरी अवस्था में अपर्दन होता है. प्रथम अवस्था, इस अवस्था में केवल उत्थान हो रहा है, अतः ए स्थान से दोनों वक्र ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं. इसे उत्थान की अवस्था कहते हैं. इसमें अपर्दन शून्य रहता है. दूसरी अवस्था, स्थलखंड के उत्थान की समाप्ति के बाद अपर्दन शुरू हो जाता है. चूंकि अपर्दन लंबवत होता है, इसलिए नदियां गहरी घाटियों का निर्माण करती हैं, अतः निचला वक्र झुकने लगता है जबकि ऊपरी वक्र समानांतर रहता है. क्योंकि चोटियों पर अपर्दन प्रभावी नहीं होता, इस अवस्था में उच्चावच में निरंतर वृद्धि होती है.
वी आकार की घाटी, गोर्ज, कैनियन आदि का निर्माण होता है। तीसरी अवस्था, इस अवस्था में सबसे लंबी होती है। इसमें लंबवत अपरदन की अपेक्षा क्षैतिज अपरदन अधिक होता है। परिणाम स्वरूप घाटियां चौड़ी होने लगती हैं। उच्चावच एवं ऊंचाई में गिरावट आती है। इस अवस्था में चोटियों पर भी अपरदन शुरू हो जाता है। फलस्वरूप दोनों वक्र तेजी से नीचे की ओर झुकने लगते हैं। नदी की वृद्धावस्था में गति मंद हो जाती है। घाटियां उथली व चौड़ी हो जाती हैं। नदियां विसर्प बनाती हुई बाढ़ के मैदानों का निर्माण करती हैं। अंततः समस्त ऊंचा उठा हुआ भाग समप्राय मैदान में बदल जाता है। कुछ कठोर चट्टानी टीले अवशिष्ट के तौर पर रह जाते हैं, जिन्हें डेविस मोनाडनॉक कहते हैं। बात करें इनके चक्र के मूल्यांकन की, तो डेविस का भौगोलिक अपरदन चक्र को सबसे अधिक समर्थन प्राप्त है, परंतु इसमें निम्न दोष पाए जाते हैं। पहला, डेविस की शीघ्र उत्थान की कल्पना अवास्तविक है, क्योंकि उत्थान मंद गति से दीर्घ काल तक चलता रहता है। दूसरा, डेविस के अनुसार उत्थान की समाप्ति के बाद अपरदन प्रारंभ होता है, जो गलत है, क्योंकि अपरदनकारी शक्तियां उत्थान समाप्त होने का इंतजार नहीं करती हैं। और तीसरा, डेविस के चक्र में स्थलखंड दीर्घ काल तक स्थिर रहता है, जो कि तर्कसंगत नहीं है। चौथा, जर्मन भूगोलवेताओं ने चक्र नाम पर ही आपत्ति की थी। पांचवा, ओमाल महोदय ने बताया कि डेविस का चक्र अति साधारण है, जो अनुचित है। और छठा, डेविस ने समय को आवश्यकता से अधिक महत्व दे दिया है, जबकि स्थल रूप उत्थान और अपरदन की दरों पर निर्भर करते हैं। अब है पेंक का अपरदन चक्र। जर्मन भूगोलवेता पेंक ने स्थल रूपों के विकास के लिए डेविस से भिन्न विचार प्रस्तुत किए। पेंक ने उत्थान व अपरदन दोनों क्रियाओं को साथ साथ माना और बताया कि उत्थान एवं अपरदन की दर तथा दोनों के आपसी संबंधों के योग को अपरदन चक्र कहते हैं। उन्होंने उत्थान की 3 अवस्थाएं बताई। पहली, आफस्तिजिंडे इंट्विक्लुंग, यह तीव्र उत्थान की अवस्था है, जिसमें तेज गति से स्थलखंड का उत्थान होता है। दूसरी है ग्लीक फार्मिंग इंट्विक्लुंग, इसमें मध्यम गति से उत्थान होता है। और तीसरी है आबस्तिजिंडे इंट्विक्लुंग, इसमें उत्थान की गति मंद होती है। पेंक ने उत्थान के साथ ही अपरदन को भी सक्रिय माना। कुछ समय बाद उत्थान समाप्त हो जाता है और अपरदन अंत तक जारी रहता है। पेंक ने जो मूल बात कही वो थी, शुरुआत होती है प्राइमरम से, उत्थान और अपरदन दोनों चलते हैं और अंत में इंड्रम्प या ऊंची टीलेनुमा आकृतियां रह जाती हैं, जिनको हम इंड्रम्प कहते हैं। भौगोलिक चक्र का ग्राफ अगर देखें तो पेंक ने अपने चक्र को मुख्यतः ये 5 भागों में बांटा है, ए 1 2 3 4 5 में। आप देखें 2 वक्र इसमें, पहले वाले में उत्थान हो रहा है दोनों के अंदर और दोनों वक्र ऊंचाई की ओर जा रहे हैं। दूसरी स्टेज के अंदर आप देखें तो ऊपरी वक्र में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलती है, जबकि निचला वक्र ऊंचाई जा रहा है। तीसरे में दोनों वक्र समानांतर चलते हैं। चौथे में दोनों वक्रों में गिरावट देखने को मिलती है और पांचवें में ऊपरी वक्र में तेजी से गिरावट देखने को मिलती है। इसको नीचे वाले ग्राफ के अंदर देखें तो ये 3 स्टेजेस इसमें दे रखी हैं इनकी। उसमें किस तरीके से पहले आप इसमें देखिए ऊंचाई हो रही है और फिर घाटियों का जो निर्माण हो रहा है, घाटियां यू आकार की घाटियां बन रही हैं इसके अंदर, और धीरे धीरे ये जो ऊपर का ग्राफ है नीचे की तरफ में आने लग जाता है और इसमें टीले नुमा आकृतियां धरातल पर देखने को मिलती हैं, जिन्हें इंसलबर्ग या एंड्रम्प नाम पेंक ने दिया। पेंक ने अपरदन चक्र को 5 अवस्थाओं में बांटा। क और ख आधार पर समय व क और ग लंबाई पर ऊंचाई प्रदर्शित की है। पहली अवस्था, इसमें उत्थान और अपरदन दोनों सक्रिय रहते हैं। उत्थान की दर अपरदन की दर से अधिक होती है, इसलिए ऊंचाई और उच्चावच अधिक रहते हैं। यह समान विकास की अवस्था है।
दूसरी अवस्था, इसमें उत्थान और अपर्दन दोनों समान रूप से होते हैं। यद्यपि घाटियां गहरी होने लगती हैं, लेकिन ऊंचाई में वृद्धि होने से उच्चावच भी बढ़ते हैं। चोटियां नुकीली होती हैं। तीसरी अवस्था, इस अवस्था में उत्थान मंद गति से और अपर्दन तीव्र गति से होता है। परिणाम स्वरूप घाटियों के गहरे होने के बजाय चौड़े होने की प्रक्रिया अधिक होती है, इसलिए ऊंचाई में वृद्धि नहीं होती। चौथी अवस्था, इस अवस्था में उत्थान समाप्त हो जाता है और अपर्दन अधिक प्रभावकारी होने से घाटियां चौड़ी होने लगती हैं। ऊंचाई में भी गिरावट आने लगती है, अर्थात चोटियों पर भी अपर्दन शुरू हो जाता है। पांचवी अवस्था, यह अपर्दन क्षीण अवस्था है, जिसमें धीरे धीरे उच्चावच समाप्त होने लगता है। यह वृद्धावस्था का सूचक है। कुछ नुकीले गोलाकार टीले शेष रह जाते हैं, जिसे इंसलबर्ग कहते हैं। अंततः इंसलबर्ग भी समाप्त हो जाते हैं और समस्त स्थलखंड इंड्रम्प में बदल जाता है और चक्र समाप्त हो जाता है। बात करें पेंक के चक्र की मूल्यांकन की, तो पेंक की विचारधारा काफी रोचक लेकिन जटिल है, जो पुस्तक के पृष्ठों में ही अच्छी लगती है। इसकी प्रायोगिकता संदिग्ध बताइए। दूसरा, पेंक ने चक्र को अत्यधिक ज्यामितीय बना दिया है। जहां डेविस का चक्र अति साधारण बताया गया था, इनका चक्र अधिक ज्योमेट्री हो गया। तीसरा, पेंक ने उत्थान और अपर्दन की दरों के संबंध में जो व्याख्या की है वह भ्रामक है। ज़्यादा इस पर पेंक अपने विचार रख भी नहीं पाए, क्योंकि पेंक की असमय मृत्यु होने की वजह से वो इस चक्र को ज़्यादा डिटेल में आगे प्रस्तुत नहीं कर पाए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हम शीघ्र ही भौतिक भूगोल के नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे।